दोस्तों, अमेरिका और इजराइल मिलकर एक ऐसा दबाव वाला खेल खेल रहे हैं जिसका मकसद ईरान को धीरे धीरे कोने में धकेलना है। यह कोई खुला हमला नहीं है, बल्कि लालच, डील और कूटनीतिक दबाव के जरिए बनाया गया जाल है। समस्या तब होगी अगर ईरान इस खेल को सही से पढ़ नहीं पाया, क्योंकि एक गलत फैसला ईरान को ही नहीं बल्कि चीन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल चीन ने हाल ही में इजराइल को एक बड़ा झटका दिया है और इसके बाद अमेरिका तुरंत एक्टिव हो गया। अब अमेरिका चाहता है कि ईरान चीन से जुड़ा एक अहम कदम पीछे ले। यानी सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका ईरान से यह उम्मीद कर रहा है कि वह चीन से दूरी बनाए, जो कि मौजूदा हालात में ईरान के लिए सबसे जोखिम भरा फैसला हो सकता है। यहीं से पूरी तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस वक्त चीन और ईरान दोनों ही ट्रंप कैंप के लिए असहज देश हैं, और अगर ईरान दबाव में आ गया तो नुकसान दो तरह होगा। इसके बाद भी पूरी तस्वीर और आस्था की बात थी है। साथ साथ देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी बात भी सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमले को लेकर ओम बिरला के बयान के बाद प्रियंका गांधी ने जो कहा, उसने बीजेपी को सफाई देने की स्थिति में ला दिया है। यह बयान क्यों अहम है और इसके मायने क्या सामने आया है, हैंडशट, वो भी हम साफ साफ समझेंगे। और आखिर में ईरान की तरफ से एक और मजबूत संदेश आया है। ईरान ने एक नई मिसाइल की टेस्टिंग की है, जिसका सीधा मतलब है वो दबाव में फैसले लेने के मूड में नहीं है। तो आज का वीडियो अफवाह नहीं, भावनात्मक भाषण नहीं, बल्कि असली पावर गेम को समझने के लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर अपडेट पिछली खबर से जुड़ी हुई है। चलिए, सबसे अहम अपडेट आज ओमान की राजधानी मस्कट से जुड़ी हुई है। आज वहां एक बंद कमरे की बातचीत होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। इस मीटिंग में ना तो खुद डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होंगे और ना ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामने, लेकिन दोनों तरफ से ऐसे प्रतिनिधि बैठेंगे जो बिना इजाजत के एक शब्द भी नहीं बोलते। अब असली सवाल यह नहीं है कि बातचीत होगी, असल सवाल यह है कि टेबल पर रखा क्या जाएगा। अमेरिका की सबसे पुरानी चिंता वही है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका बार बार कहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए, और दिलचस्प बात यह है कि ईरान भी यही दावा करता रहा है कि उसका कोई इरादा न्यूक्लियर बम बनाने का नहीं है। तो फिर टकराव क्यों? टकराव की जड़ हथियार नहीं बल्कि यूरेनियम की मात्रा है। अमेरिका का तर्क सीधा है, अगर बम नहीं बनाना तो फिर इतना ज्यादा यूरेनियम रखने की जरूरत क्या है। वहीं ईरान का जवाब भी उतना ही सीधा है, यूरेनियम हमारे लिए हथियार नहीं, ऊर्जा का जरिया है। ईरान का कहना है कि उसे बिजली उत्पादन, औद्योगिक जरूरतों और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। यहीं से अमेरिका अपनी शर्त सामने रखता है। अमेरिका कहता है, अगर आप वाकई हथियार नहीं बना रहे तो जरूरत से ज्यादा यूरेनियम अपने पास मत रखिए। इस पॉइंट पर एक अहम बात साफ हो जाती है। ईरान ने कभी यह नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करेगा। ईरान ने कभी यह भी नहीं माना कि वो बिजली उत्पादन छोड़ेगा। मतलब ईरान की लाल रेखा बिल्कुल साफ है, ऊर्जा पर कोई समझौता नहीं। अमेरिका की भी अब यही पोजीशन सामने आई है कि ईरान उतना यूरेनियम रख सकता है जितना उसके रिएक्टर चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन वो अतिरिक्त संवर्धन जिससे हथियार की आशंका पैदा होती है, उस पर रोक चाहिए। सीधी भाषा में समझिए, जितना चाहिए उतना रखिए, जरूरत से ज्यादा जमा मत कीजिए। और इसी पॉइंट पर ईरान ने बिना शोर शराबे के संकेत दिया है कि वह बात करने को तैयार है, क्योंकि उसका एजेंडा पहले दिन से यही रहा है, बम नहीं बिजली चाहिए। अब देखना यह होगा कि मस्कट की इस बातचीत में यह संतुलन कागज पर उतरत हाँ है या फिर एक बार फिर भरोसे की दीवार से टकरा जाता है। अब कहानी का फोकस अचानक बदल चुका है। जो चर्चा कल तक न्यूक्लियर के इर्द गिर्द घूम रही थी, आज उसका सेंटर पॉइंट कुछ और ही है, बैलिस्टिक मिसाइल। यानी अब सवाल यह नहीं है कि ईरान बम बनाएगा या नहीं, असल बहस यह है कि ईरान कितनी दूर तक मार करने की क्षमता रखे। यही वजह है कि इजराइल के आर्मी चीफ इयाल जामिर सीधे वॉशिंगटन पहुंचे हैं। वह कोई भाषण देने नहीं गए, बल्कि एक साफ संदेश रखने गए हैं। इजराइल की सोच चौंकाने वाली है। उनका कहना है, न्यूक्लियर उतना तात्कालिक खतरा नहीं है जितना बैलिस्टिक मिसाइल। यह बात पहली नजर में अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ठंडा और क्रूर है। इतिहास देखिए, दुनिया में दर्जनों देश न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद ना भारत, पाकिस्तान, ना रूस, यूक्रेन, ना चीन, ताइवान, कहीं भी न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं दबा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर दबाने का मतलब है खुद के वजूद पर हस्ताक्षर कर देना। यही वजह है कि ईरान अगर कल न्यूक्लियर बना भी ले तो उसका इस्तेमाल लगभग असंभव है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल इस नियम से बाहर है। बैलिस्टिक पर कोई ग्लोबल बैन नहीं है। ये डिफेंस से बड़ा बर्फर कैपेबिलिटी के नाम पर पूरी तरह वैध मानी जाती है। इसीलिए आज हर देश मिसाइल रेंज बढ़ाने में लगा है, भारत, चीन, इजराइल, पाकिस्तान, ईरान। अब अमेरिका की पोजीशन समझिए। ट्रंप कैंप कहता है मिसाइल बनाइए, लेकिन इतनी लंबी ना बनाइए कि वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक पहुंच जाए, मतलब खतरा हो पर हमारे दरवाजे तक ना आए। इजराइल और आगे जाता है, वो कहता है 1500 किमी से ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि इजराइल खुद लगभग 2000 किमी की दूरी पर है।
यानी सेफ्टी जोन खुद के लिए, रेड लाइन दूसरों के लिए। और अब आता है ईरान का जवाब। ईरान ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बयान नहीं दिया, कोई बहस नहीं की, उसने बस एक टेस्ट किया, खुर्रम शहर 4-10-0 की मी रेंज, ऐसी रेंज जो सिर्फ पड़ोसियों के लिए नहीं बल्कि महाद्वीपों के लिए मैसेज होती है। 11 से 12 मिनट में इजराइल, करीब 30 मिनट में अमेरिका। स्पीड हाइपरसोनिक कैटेगरी, अंतरिक्ष के बाहर 16 मैक, वायुमंडल में 8 मैक। सीधी भाषा में कहें तो ये अलार्म बजे उससे पहले कहानी खत्म। इस टेस्ट का मतलब साफ है, ईरान कह रहा है मिसाइल प्रोग्राम पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी, क्योंकि रणनीति का एक बेसिक नियम होता है, अगर हथियार दुश्मन तक पहुंच ही नहीं सकता तो वो हथियार नहीं, सिर्फ शोपीस है। अब अमेरिका की तीसरी शर्त पर आइए। यहां मामला सैन्य नहीं, सीधा विश्वासघात वाला है। अमेरिका चाहता है कि ईरान चीन को तेल बेचना बंद करे, यानी वही चीन जिसने ईरान को सैंक्शंस के दौर में संभाला, जिसने टेक्नोलॉजी दी, डिफेंस सपोर्ट दिया। अब उसी चीन के बात करेंगे कि आरोप चीन को काम करना चाहता है कि ईरान चीन को तेल बेचना बंद करे, को किनारे करने की मांग। अगर ईरान ये मान ले तो ये कोई डिप्लोमेटिक फैसला नहीं होगा, ये इतिहास में दर्ज एक बहुत बड़ा मोड़ होगा और तेहरान ये जानता है। इसीलिए खामी की स्ट्रेटजी अभी बिल्कुल साफ है, न्यूक्लियर पर बातचीत हो सकती है, मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं। चीन के खिलाफ कोई डील नहीं, बाकी कागज पर साइन चाहिए, वो पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। अब जैसे ही यह पूरा खेल बीजिंग तक पहुंचा, चीन ने कोई बयानबाजी नहीं की, कोई प्रेस नोट नहीं निकाला, उसने सीधा पैसा खींच लिया। चीन ने इजराइल को साफ शब्दों में संकेत दिया, हम यहां बैठकर नुकसान नहीं झेलेंगे, जो निवेश है वो वापस लिया जा रहा है, बाकी आप खुद संभालिए। यह कोई छोटी बात नहीं है। इजराइल की इकोनॉमी में गिने चुने देश ही ऐसे हैं जो लगातार भरोसे के साथ पैसा लगाते हैं, और जब उनमें से एक अचानक पीछे हट जाए तो सिस्टम हिलता है। बयान नहीं, सिस्टम। यहीं से इजराइल की घबराहट शुरू होती है। कभी आर्मी चीफ वाशिंगटन भागते हैं, कभी प्रधानमंत्री कैमरे के सामने सख्त तेवर दिखाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके हर प्लान हमले से पहले ही लीक हो जाते हैं। खैर दोस्तों, एक तरफ दुनिया भर में बड़े बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक मुद्दा हमारे अपने देश के अंदर भी चर्चा में आ गया है। बात है संसद की सुरक्षा से जुड़ी। खुद हमारे प्रधानमंत्री संसद आने वाले थे और उसी को लेकर एक गंभीर बयान सामने आया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में बताया कि प्रधानमंत्री के संसद पहुंचने से पहले कुछ विपक्षी महिला नेताओं की तरफ से हंगामे और अव्यवस्था की तैयारी की जा रही थी। यह कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है, बल्कि संसद के अंदर रिकॉर्ड पर कही गई बात है। ओम बिरला के मुताबिक हालात ऐसे बन रहे थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो सकते थे। मैं इस मुद्दे पर आज सुबह हल्के अंदाज में तंज भी कर चुका हूं, लेकिन मामला मजाक का नहीं है। अब आप खुद सुनिए कि ओम बिरला ने संसद में शब्दशः क्या कहा। चंद सेकंड का क्लिप है, उसके बाद हम पूरी खबर को आसान भाषा में समझेंगे कि असल में हुआ क्या था और इसका मतलब क्या निकलता है। पहले आप ये सुनिए, को सम्मानीय चुने की आदर के जीवा ने चुने शब्दशः क्या कहा, जो कि सम्मानीय चुने शब्दशः क्या कहा, जिससे कोल फोल्डिंग की आदर से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था। तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सके। यह दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर यहाँ पर आसन को लेकर की गठबंधन कर सकते हैं कि आसन को लेकर के कार घटना हो जाती, तो यह अत्यंत अप्रिय 10 देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना। इस वीडियो में आप खुद साफ साफ सुन सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले का जिक्र किया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री उस समय संसद में आते तो स्थिति बिगड़ सकती थी और कोई अप्रिय घाट के साथ टना भी हो सकती थी। यानी बात सिर्फ नारेबाजी या विरोध तक सीमित नहीं थी, बल्कि सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का रिएक्शन सामने आया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर महिला सांसद स्पीकर की कुर्सी के पास जाकर सवाल पूछती हैं तो क्या उसे हमला कहा जाएगा। उनका कहना था कि वो भी चुनी हुई सांसद हैं और सवाल पूछना उनका अधिकार है, इसे हिंसा या साजिश से जोड़ना गलत है। अब इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने और क्या कहा, आइए उनके शब्दों में ही थोड़ा सा सुनते हैं। सोया निशांत, so the women MPs were standing in front of the tragedy bench. So what? And the Prime Minister, the absolute lie, it is an absolute lie. There is no question or anybody raising any hands on the Prime Minister trying to hurt him or any such thing. There is no question, so it is an absolutely wrong or anybody to say that there were any such plan, there were no such plan. But if you are going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I am sorry, but the Prime Minister is now hiding. इस वीडियो में दोस्तों आप खुद सुन सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपनी बात काफी सीधे और साफ शब्दों में रखी।
उनका कहना क्या गया साफ शब्दों में लगातार और बोसर के प्रियंका गांधी के लिए था कि अगर सवाल पूछना या जवाब मांगना ही हिंसा माना जाएगा तो फिर संसद में बैठा हर सांसद और देश का हर जागरूक नागरिक हिंसक कहलाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है, इसे जबरदस्ती किसी हमले या साजिश से जोड़ना सही नहीं है।